गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम किसके बारे में बताने वाले थे? सेल डिवीजन के बारे में। देखिए, पिछले क्लास में जो है कि हम डीएनए और आरएनए बता दिए थे, यानी कि डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने बता दिया था। आज हम यानी कि क्रोमोसोम के अंदर, आज हम क्रोमोसोम के अंदर जो है कि हम किसके बारे में बताएंगे? देखिए, क्रोमोसोम बोलिए या क्रोमोसोम बोलिए, बोलने का अपना अपना तरीका होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूं कि सेल डिवीजन, इसके अंदर यानी गुणसूत्र के सेल डिवीजन के बारे में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि जो है कि लड़का कैसे पैदा होता है और लड़की कैसे। और ये भी देखिए, ये जो जुड़वा बच्चा का जो सवाल आता है, ये आपको जो है ना रिप्रोडक्शन का है। ये क्या है? रिप्रोडक्शन चैप्टर का है। बट मैं इसमें जो है कि ऊपर ऊपर बता दूंगा। इसमें ये भी बताऊंगा कि ट्रांसजेंडर कैसे पैदा होता है, ये भी बताऊंगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, और जो है कि इसमें जो है कि टर्नर सिंड्रोम, अगर टाइम बचेगा तो टर्नर सिंड्रोम और जो है कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, बहुत सारे सिंड्रोम है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो बने रहेंगे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। तो देखिए, एक बात आप याद रखेंगे, अगर आपको सफल होना है, अगर आपको सफल होना है तो जिद्दी होना बहुत जरूरी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जिद्दी होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप चलने के लिए तैयार है, अगर आप चलने के लिए तैयार है तो मंजिल आपके सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, एक बात आप याद रखेंगे कि एक बात क्या याद रखेंगे? देखिए, सफलता का जो चाहत रखते हैं ना, वो सफल होते हैं। लेकिन जो सफलता का अर्थ समझते हैं ना, वो मेहनती होते हैं। क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। तो चलिए, आज हम बताने जा रहे हैं, किसके बारे में बताएंगे? सेल डिवीजन के बारे में, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। तो देखिए, मैं लिख देता हूं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। देखिए, हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि सेल डिवीजन मेनली 3 टाइप से होता है। कितने टाइप? 3 टाइप से। मैं तीनों टाइप बताऊंगा आपको, ध्यान से देखेंगे। देखिए, एक होता है, हिंदी में बोलते हैं असूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन। देखिए, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। देखिए, तीसरा जो होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए कि आपने देखा कि असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। हम यहां तक बता दिए थे कि सेल डिवीजन जो होता है वो 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से? मेनली 3 टाइप से हम सेल डिवीजन करते हैं। एक होता है असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, आप समझिए कि सेल डिवीजन आखिर कहा किसको जाता है। हम बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सेल डिवीजन किसको कहा जाता है। देखिए, मानिए कि यह एक सेल है। यह क्या है? ए नाम का एक सेल है। तो ए नाम का सेल यदि ये बी में बन जाता है, अगर ये मर करके खुद और बी बन जाता है, तो इसको हम सेल डिवीजन नहीं कहेंगे। क्या हम इसको सेल डिवीजन कहेंगे? नहीं कहेंगे। देखिए, सेल डिवीजन होने के लिए जो है, जैसे मानिए कि ए नाम का कोई सेल डिवीजन है और ये क्या है कि 2 सेल में डिवाइड हो गया। जब ये मरा तो 2 इससे सेल बन गया, एक बना बी और दूसरा बना सी। एक बी और दूसरा क्या बना? सी बना। तो देखिए कि अगर सेल डिवीजन किसको कहेंगे? जब एक सेल टूटकर 2 या अधिक, क्या बोलेंगे? 2 या अधिक कोशिका अगर 2 या अधिक सेल में विभक्त हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है, यानी जाता है, उसी को हम सेल डिवीजन कहते हैं। ना कि इसको सेल डिवीजन कहेंगे। ये सेल डिवीजन नहीं हुआ, ये हुआ सेल डिवीजन। यानी कि एक का मर जाना और 2 में बढ़ जाना क्या होता है? सेल डिवीजन कहलाता है। जैसे देखिए कि यहां पर एक है, ये 2 में बढ़ गया। ये किस में बढ़ गया? 2 में। तो ये सेल डिवीजन। ये 2 में बन गया, ये सेल डिवीजन कहलाया। ये 2 में बढ़ गया, ये सेल डिवीजन कहलाया। क्या हुआ? ये 2 में बढ़ गया, ये सेल डिवीजन कहलाया। तो सेल डिवीजन इसी को कहते हैं, यानी कि एक खुद को मरकर और 2 का डिवाइड कर देना, 2 का बन जाना, क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। अब देखिए, जो मरकर बना, अब बताइए कि मान लीजिए कि यह एक क्या है? महिला है। एम नाम का एक महिला है और इसने बच्चे को जन्म दिया। तो देखिए कि ये क्या है? इसका बच्चा है, बी नाम का एक बच्चा है। तो देखिए, ये महिला ने इस बच्चे को जन्म दिया, तो ये बच्चा जो है इस महिला को क्या कहेगा? मां कहेगा कि नहीं? बिल्कुल। तो देखिए, उसी टाइप से आप समझिए कि ए नाम का जो ये सेल था, इसने क्या किया कि 2 बच्चों का जन्म दिया। क्या है? 2 बच्चे का जन्म दिया, एक बी और दूसरा सी। तो देखिए कि ये बी और सी इसका बच्चा है, इसीलिए बी भी इसको मां कहेगा और सी भी इसको मां कहेगा। तो इसीलिए इसको हम सेल का बटा है, इसीलिए इसको सेल डिवीजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। अब देखिए, तो ये इसको क्या कहेगा? मदर सेल। ये हो जाएगा मदर सेल।
ये क्या हो जाएगा, मदर सेल। लेकिन देखिए जो इसने जिस बच्चे को जन्म दिया ये क्या हो जाएगा, इसका डॉटर सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, डॉटर सेल कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि डॉटर सेल और जो है मदर सेल किसको कहा जाता है। डिफरेंस भी आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि डॉटर सेल और जो है कि मदर सेल किसको कहा जाता है। देखिए सवाल पूछता है कि सेल डिवीजन जो होता है ना, ये जंतु में भी होता है और पादप में भी होता है, यानी कि एनिमल में भी होता है और जो है कि किस में होता है, एनिमल में भी और प्लांट में भी। देखिए एनिमल में जो सेल डिवीजन होता है वो सेंट्रोसोम करता है। जब हम कोशिका बता रहे थे, कोशिका के अंदर हम बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और जो है कि न्यूक्लियस के बारे में। तब हम बताए थे कि ये जो सेंट्रोसोम है ना, ये जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम क्या करता है, ये सेल डिवीजन करता है। तो किसमें सेल डिवीजन करता है ये सेंट्रोसोम, ये एनिमल में करता है, यानी कि ये जंतुओं में करता है। लेकिन देखिए कि प्लांट में सेल डिवीजन कौन करेगा, प्लांट में सेल डिवीजन कौन करेगा। मान लीजिए किसी पेड़ की डाली टूट गया, मान लीजिए कि यह एक पेड़ है, क्या है, यह एक पेड़ है और इस पेड़ की डाली एक ब्रांच टूट गया। तो इस ब्रांच जो टूटा तो इसको जो है कि इसका भरपाई कौन करेगा, टूटा फूटा इसका भरपाई कौन करेगा। सेल डिवीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिए कि इस पेड़ के अंदर जो सेल डिवीजन होता है ना वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जैसे मान लीजिए कि आप ही लोग क्या करते होंगे कि किसी भी पेड़ के डाली को काट देते हैं, तो वो बताइए वो फिर से उसको ठीक कर लेता है कि नहीं। तो कैसे ठीक करता है, सेल डिवीजन की क्रिया से। कैसे ठीक करता है, सेल डिवीजन की क्रिया से। जैसे देखिए अभी हम बताने वाले हैं, आगे बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ कट जाता है तो वो कैसे ठीक होता है, सेल डिवीजन से। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, वो सेल डिवीजन की क्रिया से ठीक होता है। लेकिन यहाँ जो पेड़ का क्या है, ये सेल प्लेट के द्वारा इसमें सेल डिवीजन होता है। तो आप ध्यान देखेंगे, आप समझ गए होंगे कि सेल डिवीजन किसको कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं समसूत्री विभाजन, इसको अंग्रेजी में एमिटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिटोसिस। चलिए इसको मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे। देखिए असूत्री विभाजन को अंग्रेजी में एमिटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमिटोसिस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे अलग से। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे किसके बारे में, असूत्री विभाजन, मिटोसिस के, एमिटोसिस के बारे में, समसूत्री विभाजन, मिटोसिस के बारे में, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस के बारे में। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपने देखा असूत्री विभाजन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एमिटोसिस। क्या कहते हैं, एमिटोसिस कहा जाता है। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, यहां पर एक मैं हेडिंग डाल देता हूं, क्या है, असूत्री विभाजन। समझेंगे, असूत्री विभाजन, अंग्रेजी में एमिटोसिस। देखिए कहा किसको जाता है, देखिए असूत्री, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, असूत्री। तो देखिए अ बोल रहे हैं तो ए से अ, तो देखिए असूत्री विभाजन यानी कि एमिटोसिस डिवीजन, इसको क्या कहेंगे, एमिटोसिस डिवीजन। देखिए ये जो असूत्री विभाजन होता है यह केवल और केवल किसमें होता है, जीवाणु में होता है। जीवाणु में होता है, कवक में होता है, कवक में होता है और जो है कि प्रोटोजोआ में होता है। तो ये आपने जो देखा असूत्री विभाजन, जिसको अंग्रेजी में हम एमिटोसिस डिवीजन कहते हैं। क्या कहेंगे, एमिटोसिस डिवीजन। तो देखिए आप समझेंगे कि एमिटोसिस डिवीजन आखिर किसको कहा जाता है। तो देखिए ये जीवाणु में होता है और ये सबसे सिंपल होता है, सबसे सिंपल से सेल डिवीजन अगर होता है तो वो एमिटोसिस डिवीजन में होता है, सबसे सिंपल सा। यानी कि असूत्री विभाजन में सबसे सिंपल सा क्या होता है, विभाजन होता है। ये जीवाणु में होता है, कवक में होता है, बैक्टीरिया में होता है, इसी तरीके से ये इसमें होता है। देखिए तो आपने समझ गया, और ये सबसे सिंपल होता है, सबसे साधारण सा अगर जो ये डिवीजन होता है सेल डिवीजन, तो वो सबसे पहले किसमें होता है, असूत्री विभाजन यानी कि एमिटोसिस डिवीजन में होता है। अब देखिए अब आप सेकंड वाला समझेंगे। देखिए इसमें जो है ना आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मेन आपको जो पढ़ना है वो समसूत्री विभाजन में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, समसूत्री विभाजन में। तो देखिए मैं सेकंड वाला लिखता हूं, सेकंड जो टाइप है वो क्या है, समसूत्री विभाजन। आप बताइए इसके नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस डिवीजन। क्या कहेंगे, मिटोसिस
मिटोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा? मिटोसिस डिवीजन। देखिए समझेंगे, देखिए सम का मतलब क्या हो रहा है? सम का मतलब बराबर, सम का मतलब बराबर, यानी कि इसमें जो सेल डिवीजन होगा ना वो बराबर बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि ए जो है ये सेल टूट करके दो बना, यानी कि बी और सी बना ना, तो इन दोनों में जो क्रोमोसोम की जो संख्या होगी, जैसे मानिए कि इसमें 23 तो इसमें भी 23 होगा, इसमें 22 तो इसमें भी 22 होगा, इसमें अगर 24 तो इसमें भी 24 होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि होता है। तो देखिए आप समझेंगे, यानी कि इसमें अगर क्रोमोसोम की संख्या 23 होगा तो इसमें भी 23 होना चाहिए, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है समसूत्री, यानी कि बराबर सूत्र वाला। किसका? बराबर सूत्र वाला इसमें विभाजन होगा, बराबर सूत्र वाला विभाजन होगा, यानी मिटोसिस डिवीजन। क्या है? मिटोसिस डिवीजन। तो देखिए ये आपने देखा कि ये जो समसूत्री विभाजन है ये कैसे होता है। तो देखिए ए नाम का हमने बताया कि यह एक मदर सेल है। ये क्या है? मदर सेल है। ये ए नाम का क्या है? मदर सेल है। और ये जो है कि दो क्या डाउटर सेल में बदल जाता है। तो जो डाउटर सेल होता है ना, ये दोनों डाउटर सेल आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों डाउटर सेल आपस में क्या होते हैं? बराबर क्रोमोसोम के होते हैं, बराबर क्रोमोसोम। अगर इसमें अगर 23 होंगे तो इसमें भी 23, इसमें 24 तो इसमें भी 24, इसमें 22 तो इसमें भी 22। देखिए हम बता चुके हैं कि क्रोमोसोम हम जो है कि कुछ टाइप बताए थे कि इसको याद रखना है। जीवाणु में अगर पूछा जाएगा तो एक, जीवाणु में एक, मटर में 14, मटर में 14, प्याज में 16, प्याज में 16, मकई में 20। और बताइए मकई के बाद हम बताए थे, अब बताइए कि टमाटर में कितना होगा? 24, टमाटर में 24। देखिए छोटा वाला नींबू में 26 और बड़ा वाला नींबू में 36, सॉरी छोटा वाला में 18, बड़ा वाला में 36, छोटा में 18, बड़ा वाला में 36। देखिए हम बताए थे कि मानव में 46, सभी लोग जानते हैं। मानव का तो कौन नहीं जानता है? सब जानता है। मानव में कितना होता है क्रोमोसोम की संख्या? 46 होता है। कितना होता है? 46। जोड़ा में बोलेंगे तो 23। हम बता दिए थे कि जोड़ा में क्यों बोला जाता है। चलिए देखिए, अब देखिए इसके बाद हम बताए थे कि चिंपांजी में होता है 48, आलू में 48, लेकिन ये बताए थे कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो क्रोमोसोम की संख्या होता है वो टेरिडोफाइट में होता है। कितना होता है? 1600। देखिए जब सवाल ये उठता है कि हमारा जो जख्म होता है, जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर क्या होता है? अगर जख्म हो जाता है तो उसके अंदर गड्ढा हो जाता है कि नहीं? तो उस गड्ढा को भरपाई कौन करेगा? हमारे शरीर के अंदर अगर जख्म हो गया है, क्या हो गया है? जख्म हो गया है, तो उसमें क्या होता है? वो होल कर देता है। क्या कर देता है? होल कर देता है। तो उस होल की भरपाई क्या कौन सा डिवीजन करता है? तो देखिए उस होल की भरपाई करता है समसूत्री विभाजन। कौन करता है? समसूत्री विभाजन। देखिए हमारे शरीर के अंदर अगर निरंतर टूट फूट की प्रक्रिया हो रही है, अगर हमारे शरीर के अंदर निरंतर, यानी कि निरंतर का मतलब लगातार होता है, अगर लगातार टूट फूट की क्रिया हो रही है तो उसको भरपाई कौन करेगा? समसूत्री विभाजन। कौन करता है? यानी कि मिटोसिस डिवीजन। अगर जख्म हो गया है तो उसको भरेगा कौन? मिटोसिस डिवीजन, यानी कि समसूत्री विभाजन। अब देखिए समसूत्री विभाजन में आप समझ चुके हैं, इसका जो है ना कि 5 टाइप होता है। समसूत्री विभाजन में आपको जो है कि इसके 5 अवस्थाएं को पढ़ना है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटा करके हम समसूत्री विभाजन का जो 5 टाइप है उस टाइप को बताते हैं। चलिए मिटा दे रहा हूं, इस हेडिंग को भी आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए अब देखेंगे कि जो समसूत्री विभाजन है ना, इसका 5 टाइप आपको याद करा देंगे, तुरंत याद हो जाएगा। चलिए देखिए समसूत्री यानी कि मिटोसिस डिवीजन, मिटोसिस डिवीजन। देखिए इसका कितना टाइप हमने बताया? 5 टाइप। नंबर 1 होता है इंटरफेज। इंटरफेज देखिए बोलते चलेंगे ताकि आपको याद होगा। दूसरा प्रोफेज, तीसरा होता है मेटाफेज, चौथा होता है एनाफेज, और जो 5वां होता है ना वो होता है टेलोफेज। चलिए देखिए अब हम एक एक करके समझते हैं कि इंटरफेज किसको कहा जाता है, प्रोफेज किसको कहा जाता है, और मेटाफेज किसको कहा जाता है, एनाफेज किसको कहा जाता है, टेलोफेज किसको कहा जाता है। देखिए एक एक करके समझेंगे। हाँ देखिए सबसे पहले आप समझिए कि इंटरफेज यानी मिटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन के अंदर ये जो इंटरफेज है ना ये सबसे बड़ा फेज होता है। क्या है? सबसे बड़ा होता है। तो इसको याद रखेंगे कि सबसे बड़ा। देखिए
आप सबसे पहले समझिए कि यह एक कोशिका है, यह एक क्या है, सेल है। तो बताइए कि सेल के अंदर हमने बताया माइट्रोकांडिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और जो है कि न्यूक्लियस के बारे में बताएं कि नहीं, न्यूक्लियस के बारे में। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी अगर हम क्रोमोसोम के अंदर से लेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा, हमको सेल मिलेगा। क्या मिलेगा, सेल। कोशिका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर हम उस कोशिका कर लेते हैं तो बताइए कि इसमें जो एक लिक्विड रहता है उस लिक्विड का नाम क्या है, जीव द्रव्य, अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। बताइए कि न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इसके अंदर भी लिक्विड है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसके अंदर कौन सा लिक्विड है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्लूइड, यानी कि केंद्रिका द्रव। कौन सा है इसमें, केंद्रिका द्रव है। तो आप बताइए कि हम न्यूक्लियस को बाहर निकाल लेते हैं, न्यूक्लियस को देखिए, इसके न्यूक्लियस को हम बाहर निकाल रहे हैं, ये है सेल, और इस सेल के न्यूक्लियस को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए एक न्यूक्लियस का जूम करके बड़ा सा नक्शा बना दिया। अब बताइए कि इस न्यूक्लियर के अंदर जो है कि इसके अंदर लिक्विड है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इस लिक्विड का नाम क्या है, न्यूक्लियर फ्लूइड। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं NF, न्यूक्लियर फ्लूइड। इसके अंदर कौन सा है लिक्विड, न्यूक्लियर फ्लूइड है। तो अब बताइए कि इस न्यूक्लियर फ्लूइड के अंदर कुछ है कि नहीं है, बिल्कुल है। जब हम बताए थे तो इसके अंदर बताए थे क्रोमेटिन नेटवर्क। देखिए नेटवर्क को हिंदी में जालिका कहा जाता है, तो क्रोमेटिन जालिका इसके अंदर है। अब बताइए क्रोमेटिन क्या है, जालिका है। तो बताइए कि सबसे पहले अगर आप इस न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस को तोड़ने से पहले आपको जो है कि इस लिक्विड को तोड़ने पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो इसका जो क्रोमेटिन जालिका है वो जैसे तैसे टूट जाएगा, यानी कि बराबर बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये समसूत्री विभाजन हम पढ़ रहे हैं। सम का मतलब बराबर, यानी कि बराबर बराबर भागों में हमको बांटना है, दो पार्ट में तोड़ना है लेकिन बराबर पार्ट में तोड़ना है। इसीलिए क्या किया गया कि सबसे पहले इंटरफेज में, यानी कि ये सबसे बड़ा अवस्था होता है मिटोसिस डिवीजन का, समसूत्री विभाजन का सबसे बड़ी अवस्था जो होता है वो इंटरफेज होता है। क्या होता है, इंटरफेज। तो इसमें क्या होता है ना कि क्रोमोसोम को, इसमें क्या किया जाता है कि न्यूक्लियस को सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं और न्यूक्लियस को क्या करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं कि तोड़ते हैं, यानी कि केंद्रक का इसमें विभाजन होता है। इसमें किसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। देखिए दूसरा आप देखिए, अब देखिए आप इसके बाद इंटरफेज के बाद आप याद रखेंगे कि आप बताइए कि किसी भी चीज के अगर मिडिल में होता है, जैसे मान लीजिए कि ABC, तो आप बताइए कि ABC में मिडिल में कौन है, B है कि नहीं है। तो इसको याद करने में आसानी हो गया कि जो मिडिल में है इसका नाम M से ही है। तो देखिए आपने देखा कि सबसे बड़ा इंटरफेज, सबसे बड़ा इंटरफेज और मिडिल में जो है मेटाफेज, मिडिल में क्या है, मेटाफेज। तो देखिए M से मिडिल और M से मेटा, याद करने में आसानी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो M से मिडिल, M से मेटाफेज, तो मेटाफेज आप याद रख लेंगे। अब बताइए कि टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ। देखिए टेलोफेज, टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ होता है। जैसे देखिए यह एक क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम है। देखिए यह क्या है, एक क्रोमोसोम है। ये न्यूक्लियस बना देता हूं, यह क्या है, स्पर्म है। देखिए ये मेल का स्पर्म है, तो मेल के स्पर्म को, ये वाला भाग को हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं कि नहीं, ये वाला भाग को टेल, टेल का मतलब पूंछ होता है। तो देखिए कि सबसे लास्ट वाला को आपको याद रखना है कि ये जो स्पर्म का सबसे लास्ट भाग है इसको हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। तो टेल से आपको याद रखना है टेलोफेज। टेल से क्या याद रखेंगे, टेलोफेज, टेल से टेलोफेज। देखिए ये जो समसूत्री विभाजन है ना, यानी कि मिटोसिस डिवीजन, मिटोसिस डिवीजन का सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा भाग जो है, सबसे छोटी अवस्था जो है, ये कौन सा है, एनाफेज है। सबसे छोटी अवस्था कौन सा है, एनाफेज, और सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज, सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज। तो देखिए ये जो एनाफेज है सबसे छोटी अवस्था है, और मेटाफेज जो है ना ये अध्ययन की सुविधा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मेटाफेज को मैं इसको मिटाता हूं, मेटाफेज को अध्ययन की सुविधा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मेटाफेज को क्या माना जाता है, अध्ययन की सुविधा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखिए मेटाफेज अध्ययन की सुविधा, अध्ययन की सुविधा। ये जो है एनाफेज सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था। ये देखिए जो टेलोफेज है ना सबसे लास्ट का, सबसे अंत का, अंत का है, यानी कि सबसे आखिरी का है। तो देखिए ये प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है ना, प्रोफेज में इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का विभाजन होता है।
देखिए इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का विभाजन होता है। अब आप समझेंगे कि इंटरफेज आपने देखा कि सबसे बड़ा अवस्था है और इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है, केंद्रक। अब बताइए कि केंद्रक का अगर हम सेल डिवीजन करेंगे तो केंद्रक के अंदर डीएनए निकलेगा कि नहीं, तो डीएनए का भी हमको करने पड़ेगा, डीएनए का भी करने पड़ेगा। डीएनए के करेंगे तो इसके अंदर जीन मिलेगा और जीन पर ही हमारे माता पिता के क्या होते हैं, अनुवंशिकता के गुण पाए जाते हैं। तो देखिए ये आपने प्रोफेज देखा, प्रोफेज में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम का, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम। देखिए प्रोफेज में एक नाम आता है स्प्लिंडर फाइबर। क्या आता है, स्प्लिंडर फाइबर। इसको हिंदी में हम तुर्क धागा कहते हैं। क्या कहते हैं, तुर्क धागा। तो अब आप समझिए सबसे पहले कि स्प्लिंडर फाइबर किसको कहा जाता है। यह एक धागा के समान होता है। क्या होता है, धागा के समान। तो इसमें क्या होता है कि स्प्लिंडर फाइबर जो होता है ना, न्यूक्लियस के ये कोशिका के अंदर जितने भी अंग है, जितने भी क्या है, अंग है ना, उसको बांध दिया जाता है। कैसे बांध दिया जाता है, जैसे देखिए एक बलून लेते हैं तो एक बलून जो है ना, इसको बीच से अगर हम दोनों साइड से मोड़ते हैं, दोनों साइड से क्या करेंगे, मोड़ते हैं, तो कुछ इस टाइप का इसका आकार बन जाता है कि नहीं, ध्यान से देखेंगे, इस टाइप का बन जाता है कि नहीं। इसी टाइप से क्या होता है कि देखिए कि इस साइड में मान लीजिए कि न्यूक्लियस का एक भाग और एक भाग ये हो गया, यानी कि ये दो पार्ट में बढ़ गया। ये कितने पार्ट में बढ़ गया, तो स्प्लिंडर फाइबर ये क्या करता है ना कि सभी को बांध देता है, सभी को बांध देता है। और ये क्या होता है कि एनाफेज में क्या होता है कि ये सब अलग अलग हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, सब अलग अलग, और क्या होता है कि अपने पोल की तरफ यानी कि ध्रुव की ओर चले जाते हैं। और अंत में क्या होता है, टेलोफेज। अंत में क्या होता है, टेलोफेज। और टेलोफेज क्या करता है, आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो टेलोफेज है ये सबसे अंत का है, सबसे अंत का है। कौन सा है, टेलोफेज। ऊपर से रिपीट कीजिए, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि मिटोसिस डिवीजन जो है ना, इसमें आपको मेनली 3 ही याद रखेंगे। मेनली कितना याद रखेंगे, 3। इंटरफेज में यह सबसे बड़ी अवस्था जो पूछा जाता है, मैं वही बता रहा हूं। इसमें केंद्रक का सेल डिवीजन होता है और उसके बाद डीएनए का होता है। उसके बाद देखिए मेटाफेज याद रखेंगे, यह अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे बेटर माना जाता है। और उसके बाद देखिए एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, यह सबसे छोटी अवस्था है और इसमें क्या होता है कि स्प्लिंडर फाइबर जो होता है ना, ये पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और जितने भी इसके अंग होते हैं अंदर का, वो सब क्या होता है कि वो ध्रुव की ओर चले जाते हैं और अंत में सेल डिवीजन की क्रिया हो जाती है। अंत में क्या होता है, टेलोफेज में सेल डिवीजन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन की ओर। देखिए समसूत्री में आपने देखा कि बराबर बराबर विभाजन करना था, लेकिन अर्धसूत्री में विभाजन क्या होगा, आधा हो जाएगा। क्या होगा, आधा होगा। चलिए देखते हैं, मिटा दो इसको, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब हम किसको देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन को। हाँ एक बात हम बता देते हैं, एग्जाम्पल से आपको दिखाते हैं असूत्री विभाजन का। थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। देखिए असूत्री विभाजन का आप एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे मानिए कि यह एक क्या है, यह न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है। इसको हम ले लिए तो ये क्या होता है ना असूत्री विभाजन में कि इसका आकार पहले बढ़ता है। इसका आकार क्या होता है, पहले बढ़ता है। तो देखिए मैं इसका आकार बढ़ा देता हूं तो ये बढ़ गया। उसके बाद ये क्या होता है कि बीच से धंस जाता है, बीच से धंस जाता है, कुछ इस टाइप का बन जाता है। ये रहा न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस इसको समझेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है ना कि अंत में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये 2 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो देखिए ये आपने जो देखा कि असूत्री विभाजन का एग्जांपल हम बताएं कि असूत्री विभाजन में देखिए कि हम जैसे लेते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को निकाले तो ये क्या होता है कि सबसे पहले इसका आकार बड़ा हो जाता है। दूसरी बात इसका आकार क्या होता है कि ये बीच से धंस जाता है। और तीसरी बात ये दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन ये असूत्री विभाजन है। अब हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में जो है इसी में हम बताएंगे कि जो है कि लड़का और लड़की के बारे में, और इसी में बताएंगे ट्रांसजेंडर के बारे में। चलिए देखिए ध्यान से देखेंगे। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मियोसिस, मियोसिस डिवीजन, शॉर्ट में डी लिख देता हूं। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अर्धसूत्री यानी कि जो क्रोमोसोम की जो संख्या होगा इसमें कितना लिया जाएगा, आधा। इसमें कितना लिया जाएगा, आधा। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यानी कि जितने भी इसमें हम क्रोमोसोम, देखिए
इसमें जो है ना क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इसमें जो है कि अर्धसूत्री विभाजन में किसकी घटना होती है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। मैं अभी बताता हूं। तो देखिए कि अर्धसूत्री विभाजन जो है ना, ये इसको अंग्रेजी में मियोसिस डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोसिस डिवीजन। और इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम जितने भी संख्या होगा वो उसका हम क्या लेते हैं, आधा भाग लेते हैं। कितना भाग लिया जाएगा, आधा भाग। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि देखिए क्या रहा, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि इसको कहेंगे मियोसिस डिवीजन। तो अब हम समझते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। देखिए ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन, ये मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम में होता है। ये क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ये मेल के स्पर्म यानी कि शुक्राणु और फीमेल के ओवम, फीमेल के ओवम में होता है। तो ये आपने जो देखा कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन जो है ना, ये मेल के स्पर्म में होता है और फीमेल के ओवम में होता है। देखिए स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं और ओवम को हिंदी में अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। देखिए मैं आपको फिगर दिखा देता हूं। ये देखिए ये रहा स्पर्म, ये क्या रहा, स्पर्म, ये स्पर्म है। और देखिए ये रहा ओवम, ये क्या रहा, ये आप ओवम समझिए, इसको ओवम मानेंगे। देखिए ये रहा ओवम और ये रहा स्पर्म। ये क्या है, स्पर्म है मेल का, और ये फीमेल का क्या है, ओवम है, फीमेल का ओवम है। देखिए इसमें जो ये इसमें सिंड्रोम होता है, मैं उसको बताऊंगा। जब हम सिंड्रोम बताएंगे तब हम उसके बारे में बताएंगे। तो अभी आप समझिए कि अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन जो होता है, या केवल और केवल मेल के स्पर्म में होता है और फीमेल के ओवम में होता है, फीमेल के ओवम में होता है। देखिए आप समझिएगा कि कैसे होता है, नोट डाउन आप करते चलेंगे। देखिए इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। जैसे देखिए कि कोई भी स्पेयर है तो स्पेयर के इसका आधा क्या होता है, सेमी स्पेयर। क्या होता है, सेमी स्पेयर। क्या होता है, सेमी सर्किल इसको बोलते हैं। तो सर्किल का आधा सेमी सर्किल हो जाता है। उसी टाइप से आप देखेंगे कि सूत्र का आधा क्या हो जाएगा, अर्धसूत्र हो जाता है। तो सूत्र हमारा मानव में कितना है, 46 है, जबकि इसका आधा लिया जाएगा तो 23। कितना होगा, 23 होगा। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे, चलिए हम इसको जो बताते हैं अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन के बारे में। तो देखिए ये मियोसिस डिवीजन जो होता है ना, ये केवल और केवल मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम में होता है। तो देखिए ये मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम में होता है। आप बताइए कि मेल में जो है ना, मेल में कितना होता है क्रोमोसोम की संख्या, 46, और फीमेल में कितना होता है, फीमेल में दोनों में 46, दोनों में कितना, 46 होता है। देखिए ये जो मेल जो होता है ना, इसमें दो पार्ट, एक होता है ऑटोसोम, दूसरा होता है ऑलोसोम। देखिए ऑटोसोम और दूसरा होता है ऑलोसोम। इसमें भी होता है ऑटोसोम और ऑलोसोम, ऑटोसोम ऑलोसोम। ये क्या है, ऑलोसोम हो गया। तो देखिए ऑटोसोम का काम क्या है और ऑलोसोम का काम क्या है, ये हम समझते हैं। देखिए ऑटोसोम जो है ना, ये शरीर निर्माण करता है। ये क्या करता है, शरीर निर्माण। मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑटोसोम शरीर निर्माण। और ये जो है ना ऑलोसोम, ये सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है, यानी कि लिंग निर्धारण का काम करता है कि लड़का होगा या लड़की, लिंग निर्धारण। देखिए इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। मैं क्रॉसिंग ओवर की घटना मैं क्रॉस कर करके दिखाता हूं आपको कि जो लड़का कैसे होता है और लड़की कैसी होती है। तो देखिए ये जो इसका भी जो ऑटोसोम होता है, ये भी क्या करेगा, शरीर निर्माण करेगा। यानी कि मेल का भी ऑटोसोम और फीमेल का भी ऑटोसोम, ये दोनों शरीर निर्माण करता है। जबकि मेल का जो ऑलोसोम होता है और फीमेल का जो ऑलोसोम होता है, ये दोनों क्या करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण का काम करता है। तो आप देखेंगे कि इसका जो ऑटोसोम होता है, इसका ऑटोसोम कितना होगा, 44, और इसका जो ऑलोसोम होता है वो एक्स और वाई होता है। क्या होता है, एक्स और वाई। लेकिन इसका ऑटोसोम क्या होता है, 44 होता है, और इसका जो ऑलोसोम होता है वो एक्स और एक्स होता है, एक्स और
एक्स होता है। अब देखिए इसमें हम क्रॉसिंग ओवर की घटना कराकर दिखाते हैं कि बताइए कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो आप बताइए कि ये जो ऑटोसोम जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों पेरेंट्स है, ये दोनों क्या है, पेरेंट्स है। अगर हम इन दोनों को हम क्रॉसिंग कराते हैं, क्या कराते हैं, आपस में क्रॉस कराते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो ऑटोसोम होगा वो बच्चा में कितना जाएगा। अगर ये बताइए कि ये पेरेंट्स है तो इसका जो ऑटोसोम होगा इन दोनों से जो बच्चा होगा उसका क्या होगा, उसमें ऑटोसोम की संख्या कितना जाएगा, मेल का ऑटोसोम कितना जाएगा। तो देखिए आप मेल का जो ऑटोसोम होगा, यहां पर मैं चाइल्ड लिख देता हूं, क्या है, चाइल्ड। तो देखिए यहां पर जो बच्चा होगा वो क्या होगा, इसका जो ऑटोसोम की संख्या होगा वो यहां से 22 कितना जाएगा, इसका आधा जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है अर्धसूत्री विभाजन, तो मेल का ऑटोसोम आधा जाएगा और फीमेल का जो ऑटोसोम होगा वो भी आधा आएगा, आएगा कि नहीं। तो ये 22 पहले इसका 22 आया मेल का और जो फीमेल का 22, तो ये 22 कितना हो गया, 44, कितना है, 44। तो अब देखिए कि ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा का शरीर निर्माण हो गया, लेकिन अभी ये इसका लिंग निर्धारण नहीं हुआ है कि ये लड़का है ये लड़की। देखिए इसका ऑटोसोम यानी मेल का ऑटोसोम आया 44 और 44 में से यहाँ कितना आया बच्चा में 22, जबकि फीमेल का ऑटोसोम कितना है, 44 है, और इसका जो ऑटोसोम बच्चा में आया वो भी 22, यानी कि दोनों में से 22 ऑटोसोम तो आ गया, यानी कि बच्चा का शरीर निर्माण हो गया, लेकिन अभी वो बच्चा ये पता नहीं है कि वो लड़का है या लड़की। तो आइए हम समझते हैं कि लड़का होगा या लड़की। तो देखिए यहाँ जो ऑटोसोम, यहाँ जो ऑलोसोम है, ये ऑलोसोम क्या करता है, ये लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है। तो देखिए कि अगर आप ये यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो ऑलोसोम है ना, ये दोनों डिफरेंट है। ऑलोसोम क्या है, संख्या में 2 है, संख्या में ऑलोसोम 2 है, संख्या में ऑलोसोम फीमेल का भी 2 है और मेल का भी 2 है, लेकिन इसका जो है कि डिफरेंस है, अलग अलग है, जबकि फीमेल का जो ऑलोसोम की संख्या है वो 2 है और दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। अगर आप बताइए कि अगर हम इस मेल के अंदर से क्या है, मेल से अगर एक्स आता है, मेल के अगर ऑलोसोम एक्स लेते हैं, अगर फीमेल में से कोई भी आएगा, फीमेल में दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम है, अगर मेल का ऑलोसोम एक्स आता है, मेल का देखिए प्लस में मैं इधर लिख रहा हूं कि मेल का अगर ऑलोसोम एक्स आता है और फीमेल में से कोई आएगा, फीमेल में से क्या आएगा, कोई आएगा, तो वो जो बच्चा होगा, ये जो बच्चा है वो इसका लिंग निर्धारण कौन सा होगा, ये लड़की होगी, कौन सी क्या होगी, लड़की, यानी कि गर्ल, ये क्या है, गर्ल, लड़की होगी। लेकिन आप ध्यान रहे कि अगर मेल का जो ऑलोसोम है अगर वाई आता है, मेल का ऑलोसोम अगर वाई आता है और फीमेल का कोई भी आएगा, फीमेल का दोनों तो सेम ही है, एक्स एक्स ही है, तो अगर हम मानिए कि फीमेल का जो ऑलोसोम आएगा और मेल का ऑलोसोम वाई आता है, तो वो जो लड़का होगा, इससे जो बच्चा होगा वो क्या होगा, मेल होगा, यानी कि वो लड़का होगा और बॉय होगा, क्या होगा, बॉय होगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसी किसी का पूंछ आ जाता है, आता है कि नहीं, किसी किसी का देखते हैं कि 6 उंगली आ जाता है, तो कैसे होता है इसको समझिएगा। देखिए क्या होता है, ये जो है ना, ये क्या है, कमी से होता है या किसी के ज्यादा हो जाने से होता है। हम बताए थे कि डीएनए में अगर कमी होता है या ज्यादा होता है उसके वजह से होता है। तो आप समझिएगा कि यहाँ जो आपने देखा, ये जो बच्चा, अब हम लिंग निर्धारण कर चुके हैं कि अगर मेल का वाई ऑलोसोम आता है और फीमेल में से कोई भी आएगा, दोनों तो एक सी है, सेम ही है, तो मेल का अगर वाई आता है और फीमेल का कोई आता है, तो उससे जो बच्चा होगा उसका जो लिंग निर्धारण होगा वो लड़का होगा, क्या होगा, लड़का होगा। लेकिन अगर मेल का एक्स आता है ऑलोसोम और फीमेल का कोई भी आता है, तो उससे जो बच्चा होगा वो कौन सा होगा, वो लड़की होगी, क्या होगी, लड़की होगी। अब देखिए हम ये भी बताए थे कि जुड़वा बच्चा के बारे में भी बताएंगे। तो देखिए जुड़वा बच्चा जो होता है, इसको हम आगे बताते हैं कि जुड़वा बच्चा 2 टाइप से होता है। एक होता है कि सेम शकल वाला, दोनों का शकल सेम होगा, और दूसरा क्या होता है कि दोनों जुड़वा होता है बट दोनों का शकल सेम नहीं होता है, दोनों का शकल सेम नहीं होता है, तो उसको भी बताते हैं। तो चलिए देखिए, इसको आप समझ गए होंगे कि इसका ऑटोसोम 44 आधा आया 22, इसका ऑटोसोम 44 आधा आया 22 आकर के 44 हो गया, यानी कि ये जो निर्माण कर दिया ये क्या है, 44। तो देखिए इसका भी 44, इसका भी 44। तो कभी कभी क्या होता है ना कि क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है, क्या होती है, घट जाती है। जैसे देखिए मानव में हमने बताया कि ओवरऑल मानव में जो क्रोमोसोम की संख्या होना चाहिए वो 46 होना चाहिए, तभी वो जो मानव होगा वो परफेक्ट होगा। अगर मान लीजिए कि कभी कभी किसी में क्या होता है 45 हो जाता है, तो 45 हो जाता है ना, तो ये क्रोमोसोम की गलती है, ये ऑटोसोम का गलती नहीं है। ऑटोसोम में अगर गलती होता है तो वो शरीर निर्माण में गलत होता है। अगर मान लीजिए कि इसका जो मेल का ऑटोसोम है, अगर ये 44 में से यानी यहाँ जो 22 आया, अगर मान लीजिए कि यहाँ 23 आ जाता, कितना आ जाता,
23 आ जाता। अगर मेल का 23 आ जाता और फीमेल का मान लीजिए कि 22 आता, तो 22 23 कितना हो गया 45, कितना हो गया 45। और इसका ऑलोसोम एक्स आता और इसका ऑलोसोम एक्स आता तो ये लड़की होती, लेकिन इसमें क्या होता कि एक क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा हो जाता, यानी कि 47। तो अब आप बताइए कि होना चाहिए 46 और हो गया 47, होना चाहिए 47, 46 होना चाहिए। तो बताइए कि अगर क्रोमोसोम में अगर ऑटोसोम की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है तो वो शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर ऑलोसोम में अगर गड़बड़ी हो गया, जिसका ऑलोसोम यहां देखेंगे, अगर जिसका ऑलोसोम में गड़बड़ी हो गया ना, यानी कि ऑलोसोम ये कम आया या ज्यादा आ गया, तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसजेंडर हो जाता है। क्या होता है ट्रांसजेंडर, यानी कि ना ही वो लड़का और ना ही वो लड़की रहती है। तो देखिए, और वो भी ट्रांसजेंडर दो टाइप से होता है। एक होता है कि आपको एकदम बिल्कुल देखने में लड़की के जैसा लगेगी, और दूसरा एक होगा कि एकदम बिल्कुल मेल के जैसा, यानी कि लड़का के जैसा। देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि लड़का कैसे और लड़की कैसे जन्म लेती है। तो देखिए, अब मैं बताता हूं जुड़वा बच्चे के बारे में। देखिए, हालांकि जुड़वा बच्चा जो बताना है ये किसका है, रिप्रोडक्शन चैप्टर का है, लेकिन मैं इसी में अभी बता देता हूं थोड़ा बहुत, बाकी जो है कि अच्छे से एकदम विस्तार से बताएंगे किसमें, रिप्रोडक्शन में। चलिए इसको मैं मिटा करके आगे बताता हूं। देखिए, इसके बाद जो है ना हम सिंड्रोम के बारे में बताएंगे, जो हम अभी बता रहे थे कि किसी किसी में क्या होता है कि 47 हो जाता है, किसी किसी में 45 हो जाता है। देखिए, एक ही है जो फीमेल में केवल और केवल 45 होता है, बाकी और उस बीमारी का नाम है, यानी उस सिंड्रोम का नाम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है ना कि उसमें जो है कि क्रोमोसोम की संख्या घट करके एक घट जाती है, यानी कि 46 से 45 हो जाता है। उसके बाद क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, इसके बारे में बताएंगे, इसमें क्या होता है कि बढ़ जाता है, इसमें बढ़ जाता है। तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, हम बताएं कि जुड़वा बच्चा के बारे में। देखिए, ये मान लीजिए ये क्या है, स्पर्म है। ये क्या है, स्पर्म है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो देखिए, ये टेल है। ये क्या है, टेल है। तो ये मेल का स्पर्म है, मेल का स्पर्म। और ये देखिए फीमेल का ओवम है। तो फीमेल का ओवम आप समझेंगे। तो देखिए, ये मेल का स्पर्म। अगर मेल का एक स्पर्म फीमेल के 2 स्पर्म से टकराता है, ध्यान से देखेंगे कि मेल का एक स्पर्म, ये मेल है और ये फीमेल है। तो देखिए कि मेल का अगर एक स्पर्म और फीमेल के 2 स्पर्म दोनों अगर आपस में क्रॉसिंग करता है, दोनों आपस में क्रॉसिंग करता है, तो उससे जो बच्चा होगा वो क्या होगा, जुड़वा होगा। बच्चा जुड़वा होगा, लेकिन दोनों सेम शकल का होगा, दोनों सेम शकल का होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहां पे क्या होगा, दोनों का शकल क्या होगा, सेम होगा। लेकिन देखिए कि मेल का स्पर्म अगर 2 आ जाता है, कभी कभी रेयर केस में 2 आ जाता है, और क्या हो जाता है कि फीमेल का जो ओवम होता है उससे एक ही आता है, और इन दोनों जब आपस में क्रॉसिंग होता है तो इससे जो बच्चा होता है वो जुड़वा होता है। कैसा होता है, जुड़वा होता है। लेकिन जो जुड़वा बच्चा होता है ना, इसका दोनों का शकल क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। इसको जो है डिटेल में हम बताएंगे रिप्रोडक्शन में, लेकिन यहां हम ऐसे ही ऊपर ऊपर बता दिया हूं कि जुड़वा बच्चा जो होता है वो मेल के एक स्पर्म अगर फीमेल के 2 स्पर्म से टकराता है, फीमेल के 2 स्पर्म से टकराता है, तो वो जो बच्चा होगा वो सेम शकल का होता है। जबकि ध्यान रहे कि मेल का 2 स्पर्म और फीमेल के एक ओवम से टकराता है, तो वो जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, जुड़वा होता है। लेकिन दोनों का शकल क्या होता है, डिफरेंस होता है, दोनों का डिफरेंस होता है। देखिए, कल के क्लास में जो हम बताएंगे सिंड्रोम के बारे में बताएंगे, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और जो है कि बहुत सारे सिंड्रोम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, और ये भी यानी कि जितने भी सिंड्रोम है, किसी किसी की महिला का बच्चा नहीं होता है, किसी किसी मेल जो होता है उससे बच्चा जन्म नहीं लेता है, इसके बारे में बताएंगे। और जो है कि ट्रांसजेंडर यानी हिजड़ा के बारे में भी बताएंगे कि वो भी 2 टाइप्स का होता है, उसके बारे में बताएंगे, और वो कैसे होता है ये भी बताएंगे। और हाँ, कोई कोई जो मेल होता है, देखिए हर अपोजिट चीज को एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है। जैसे देखिए कि प्लस को माइनस से अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, माइनस को प्लस से होता है। उसी टाइप से आप समझेंगे कि मेल को फीमेल से होता है, मेल को फीमेल से होता है, और फीमेल को मेल से होता है। तो ये अट्रैक्शन होना जरूरी है। अगर किसी किसी में ये अट्रैक्शन नहीं होता है, मैं बताऊंगा कि किसी किसी में अट्रैक्शन नहीं होता है, किसी मेल में और किसी फीमेल में, तो ये क्या है, बीमारी है। इसको जो है कि डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। देखिए, ये जो हम बताएं कि प्लस को माइनस से अट्रैक्शन
अट्रैक्शन होता है और माइनस को प्लस से अट्रैक्शन होता है। ये अट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है, ये अट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो आपको डॉक्टर से क्या करना चाहिए, इलाज कराना चाहिए कि अट्रैक्शन क्यों नहीं है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके बारे में डिटेल से कल के क्लास में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।